नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, पूर्व लोकसभा स्पीकर अविभाजित शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का शुक्रवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 86 वर्ष के थे और बीते काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे। दिल का दौरा पड़ने से शुक्रवार का उनका निधन हो गया है। मनोहर जोशी शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के काफी करीबी थे और शिवसेना के गठन में उनकी अहम भूमिका भी रही थी। हालांकि मनोहर जोशी ने कुछ साल पहले उद्धव ठाकरे की सार्वजनिक तौर पर आलोचना भी की थी, जिसके बाद वे शिवसेना की राजनीति के हाशिए पर चले गए थे। 2 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के तटीय कोंकण इलाके में मनोहर जोशी का जन्म हुआ था। उन्होंने मुंबई की प्रतिष्ठित वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल भी की थी। मनोहर जोशी की पत्नी आज्ञा जोशी थी, जिनका निधन साल 2020 में 75 साल की उम्र में ही हो गया था। मनोहर जोशी के परिवार में एक बेटे और 2 बेटियां हैं। मनोहर जोशी के राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस के साथ हुई थी, लेकिन बाद में वे शिवसेना में शामिल हो गए थे और करीब 4 दशकों तक शिवसेना के साथ भी जुड़े रहे थे। 1980 के दशक में मनोहर जोशी शिवसेना के ताकतवर नेताओं में से एक बनकर उभरे थे और पार्टी संगठन में अपनी पकड़ के लिए जाने जाते थे। साल 1995 से 1999 तक मनोहर जोशी अविभाजित शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साल 2002 से लेकर 2004 तक वे लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। मनोहर जोशी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 1977 के बतौर अध्यापक करी थी। अगली खबर, बीते कई दिन से अशांत चल रहे संदेश खाली में एक बार फिर से बवाल हुआ है। दरअसल गुस्साए लोगों ने शुक्रवार की सुबह भगोड़े शाहजहां शेख के ठिकानों पर आगजनी की। लोगों ने जिस जगह आगजनी की है वह शाहजहां शेख के भाई सिराज की बताई जा रही है। बवाल की सूचना पर मौके में पुलिस पहुंचने से किसी तरह से भीड़ को नियंत्रित किया गया। गुस्साए लोगों का आरोप है कि वर्षों से पुलिस ने कुछ नहीं किया, यही वजह है कि वे अब खुद अपना सम्मान और जमीन पाने के लिए सब कुछ करेंगे। भाजपा की महिला नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल आज संदेश खाली के दौरे पर है, जहां प्रतिनिधिमंडल पीड़ित महिलाओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेगा। हालांकि पुलिस ने भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को संदेश खाली जाने से रोक दिया है, जिसके चलते भाजपा नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हो गई। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा की राज्य इकाई की महासचिव लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल कर रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल भी आज संदेश खाली का दौरा करेगी। मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के डीजीपी को नोटिस जारी कर संदेश खाली हिंसा पर जवाब की मांग की थी। शुक्रवार को राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने एक प्रतिनिधिमंडल को भी संदेश खाली का दौरा किया और पीड़ित से बात की। जनजाति आयोग की टीम का नेतृत्व आयोग से कार्यकारी उपाध्यक्ष अनंत नायक ने किया है। जनजाति आयोग को जमीन पर अवैध कब्जे और यौन शोषण की 23 शिकायतें मिली हैं। मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख बीती 5 जनवरी से फरार है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मोदी ने कहा, मैं आशा करता हूं कि यहां से निकले युवा पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के ध्वजवाहक बनेंगे। काशी तो संवरने वाला है, रोड भी बनेंगी, ब्रिज भी बनेंगी, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ के जन जन को संवारना है, हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर संवारना है, साथी बनकर संवारना है। बीएचयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस काशी को समय से भी प्राचीन कहा जाता है, जिसकी पहचान की युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है। यह विश्वास भी दिलाता है कि अमृतकाल में सभी युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में काशी में विकास की जो कार्य हुए हैं, काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज यहाँ के 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसे हर पड़ाव पर यहाँ की संस्कृति का वर्णन इन बुकों में किया गया है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, काशी करने वाले तो केवल महादेव है। जहाँ महादेव की कृपा होती है वह धरती ऐसे ही समृद्ध हो जाती है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के घर तिवारी हाता पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक तिवारी हाता में शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही ईडी की रेड जारी है। तिवारी हाता को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लिया है। उनके बेटे विनय शंकर तिवारी बसपा से चिल्लपुर के विधायक रहे हैं। वहीं बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी संत कबीर नगर के सांसद रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बैंक में करोड़ों रुपए के लोन के डिफॉल्ट के मामले में छापा मारा गया है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने लखनऊ जोन के अधिकारी गंगोत्री एंटरप्राइजेस लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएल की धारा
17 के तहत तलाशी कर रही है। कंपनी सैकड़ों के निर्माण, टोल प्लाजा और के संचालन और सरकारी अनुबंधों में काम करती रहती है। समूह के मुख्य प्रवक्ता विनय शंकर तिवारी, रीता तिवारी और अजीत पांडे हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंक में एक संघ द्वारा लगभग 750 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी का मामला है। ये धोखाधड़ी 2012 से 2016 के अवधि से संबंधित है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश सिर्फ प्रचार की कमान संभालेंगे। पहले उन्नाव से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी। अखिलेश यादव विधानसभा में नेता विरोधी दल की भूमिका में बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया और इससे पहले पार्टी ने 16 उम्मीदवार भी उतार चुकी है। सपा अध्यक्ष की पत्नी और सांसद डिम्पल यादव की उम्मीदवारी पर का ऐलान भी हो चुका है। वह मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ था कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मार्च 2022 से उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं और यूपी की करहल से विधायक हैं। 2022 से यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में वे आजमगढ़ सीट से सांसद थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक बनने पर उन्हें संसद पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अखिलेश यादव अब तक 4 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं और 2024 के चुनाव में वे उम्मीदवार बनेंगे या नहीं। अगली खबर, किसानों द्वारा दिल्ली कूच करने को लेकर हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान किसान समूह बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर अम्बाला पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। जानकारी के अनुसार अम्बाला पुलिस ने किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब ताज़ा जानकारी मिली है कि हरियाणा पुलिस ने किसानों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को अपील की है कि प्रदर्शनकारी और उनके नेता शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें और कानून व्यवस्था को भी बनाए रखें। दरअसल पहले अम्बाला पुलिस ने कहा था कि किसान दिल्ली कूच करने के लिए लगातार समूह बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश भी की है। किसानों के इस हुड़दंगबाजी के दौरान सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है और लगभग 30 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। एक को ब्रेन हेमरेज जबकि 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। इस आंदोलन में कई किसान नेता कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया द्वारा लोगों को भड़काने और उकसाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन सरकार के खिलाफ भी गलत शब्दवाली का प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी, लेकिन अब पुलिस ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। आखिरी खबर, बीजेपी फरवरी माह के अंत तक लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम होंगे। लोकसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी की पहली सूची में ज्यादातर वह सीटें होंगी जिन्हें भाजपा 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली थी। लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और महाराष्ट्र की हारी हुई सीटों पर बीजेपी पहले उम्मीदवार उतार सकती है। बीजेपी ने इस तरह की करीब 160 सीटें पहले ही चयनित कर ली हैं, जिनमें या तो बीजेपी जीत नहीं पाई थी या फिर बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी। बीजेपी करीब 1 साल पहले ही क्लस्टर प्रभारी तैनात कर इन सीटों पर काम कर रही है। ऐसी 160 सीटों में से करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन का काम हो चुका है। बीजेपी किसी भी दिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 अप्रैल-मई के महीने में होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारी जोरों पर कर दी है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी करने में आगे निकल सकती है। ऐसा ही बीजेपी की कुछ महीने पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी किया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने प्रतिद्वंदियों से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सूची जारी करने के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। ऐसे कैंडिडेट्स की टिकट पाने की लड़ाई भी खत्म हो जाती है और वे चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।